हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग की डिमांड थी सर कुछ एमसीक्यू हो जाए, तो बिल्कुल बच्चा, जो हमारा पिछला टॉपिक था पृष्ठ रसायन, आज हम उसी के एमसीक्यू को लेकर आए हैं, एमसीक्यू विद सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो मुझे जरूर बताना, हम अपने कमेंट बॉक्स को बिल्कुल ओपन करके देख रहे हैं। अगर आपको वहां से डाउट क्लियर करना हो तो वहां से कर लीजिए, टेलीग्राम पे डाउट क्लियर कर तो टेलीग्राम पे भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो हो जाइए तैयार। आज की क्लास जो हमारी है वो पृष्ठ रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए है, जो 2022 की परीक्षा में अवश्य आएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो आ जाइए। कुछ बच्चों को डाउट था कि सर एमसीक्यू में से टिक मार देते, सॉल्व नहीं कराते, तो बिल्कुल बच्चों, आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर देंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग की टॉपिक क्या कह रही है, हम लोग की टॉपिक है टोटली केमिस्ट्री का एमसीक्यू। और ये केमिस्ट्री का एमसीक्यू किसके बेस पे? ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल, जो अभी स्टार्ट किए थे, क्या? पृष्ठ रसायन। कॉपी निकाल लीजिए फास्ट। जल्दी से बेटा कॉपी निकाल लीजिए, पृष्ठ रसायन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्रिस्टलाब तथा कोलाइड में अंतर। जल्दी से कॉपी निकालिए। देखिए, क्रिस्टलाब और कोलाइड में क्या अंतर है, यह चीज को आप समझ सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन हमसे कहेगा क्रिस्टलाब तथा कोलाइड में अंतर। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाब तथा कोलाइड में अंतर। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को साफ साफ दिख रहा होगा। उस समय थोड़ा सा छोटा दिख रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल अच्छे से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलाब तथा कोलाइड में अंतर क्या होता है, या इनके अंतरों को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, कणों के आधार पर, कणों की प्रकृति के आधार पर, विलेयता में या विद्युतीय प्रकृति के आधार पर हम पहचान सकेंगे कि क्रिस्टलाब और कोलाइड में अंतर क्या है। तो सबसे पहले समझिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों के दोनों विलयन से संबंधित है, और इस बात को बताने वाले थे सबसे पहले वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने कणों के आकार में बताया था कि कैसे क्रिस्टलाब और हम कोलाइडी कणों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आपको याद होगा कि बेसिकली कोलाइडी कण में जो अंतर होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसीलिए पाया कि कणों के आकार के आधार पर हम उनके क्रिस्टलाब और कोलाइडी कणों को दूर कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा, वास्तविक विलयन में कणों के आकार का रेंज कितना। अब याद करिए, वास्तविक विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हमने आपको 3 बताया था, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडी विलयन और एक निलंबन। बताइए बच्चा, अगर कोई डाउट है तो। वास्तविक विलयन पूछा है, क्या होना चाहिए? हो गया, पहला है 10 एंगस्ट्रॉम या 100 माइक्रो, दूसरा है 10⁻⁵, तीसरा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी बेस्ट आंसर है क्या, 10 एंगस्ट्रॉम या 100 पे घात माइक्रो न्यूट्रॉन। अगर आपको याद होगा तो ज्यादातर इनका जो आकार होता है
वो 10 पे घाते -7 से, याद करिए, 10 पे घाते -7 से 10 पे घाते -8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। याद आ रहा है? इनके कण का आकार इतने से इतने के बीच में होता है। उसके बाद कोलाइडी कणों का आकार लगभग किस सीमा में? ये तो इजी है, हमसे कोलाइडी कण पूछ लिया। तो अगर कोलाइडी कण की बात होगी तो क्या है कि नहीं, 1 से 200 एंगस्ट्रॉम। याद आया बेटा? 1 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोलाइडी कणों का आकार होता है। देखिए 3 आते, अगर हम बात करें, एक आता है विलयन, दूसरा आता है कोलाइडी विलयन, और तीसरा आता है इसी में निलंबन। अब हमसे पूछता है कि विलयन में, तो विलयन में याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम से कम। याद हो गया? इसमें 1 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम, और इसमें 200 एंगस्ट्रॉम से अधिक। ये एक छोटा सा फंड है, इसको आप नोट कर लीजिए जो आपको हेल्प करेगा। बताइए, पहले, दूसरे, तीसरे एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगे नहीं आया हो? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दे दीजिए। आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्क्रीन पे आपके सामने ये 4 कह रहा है कि किसी विलायक में परिच्छिद पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से क्या है, 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। तो बताइए वह क्या होगा? अभी कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि विलयन में 1 एंगस्ट्रॉम से कम, कोलाइडी विलयन में 1 से 200 एंगस्ट्रॉम, और निलंबन में उससे अधिक। तो साफ साफ कह रहा है कि किसी विलायक में परिच्छेद पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम परास के बीच में है। मतलब ये 100% क्या होगा, निलंबन। ओके, अब ये तो भूल ही नहीं चले, अभी तो चल ही रहा है। कह रहे ना क्या चल रहा है, मौसम ही देख रहे हो, फॉग चल रहा है। तो जो फॉग है वो 2 चीजों का मिश्रण है, एक परिक्षिप्त अवस्था और एक परिक्षेपण अवस्था। सोचिए, सुबह सुबह हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है? गैस। चारों तरफ हमें दिखाई देता है क्या? गैस। तो गैस हमारी क्या होगी? परिक्षेपण अवस्था। और उसमें छिपा क्या है? उसमें छिपा है जल की बूंदें, मतलब द्रव। तो परिक्षेपण अवस्था हो गई हमारी गैस, और परिक्षिप्त अवस्था हो गई हमारी क्या? द्रव। उन दोनों को मिला दे तो बनता है क्या? तो बताइए क्या है? गैस में द्रव। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? अब सोचिए, अब प्राकृतिक कोलाइड के लिए हमें याद रखना होगा कि वह पदार्थ जो मुख्य रूप से इनसे संबंधित होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ कोलाइड होता क्या है? प्राकृतिक कोलाइड वह होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए, नमक हमें प्रकृति से प्राप्त होता ही है, रक्त ब्लड हमें प्राप्त होता ही है, और शर्करा जिसे स्टार्च कहते हैं ये प्राप्त होता ही है। कौन नहीं प्राप्त होता? ये। इसको हम संश्लेषित विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं।
तो साफ साफ हो गया कि जो प्रकृति से प्राप्त होगा उन्हें प्राकृतिक कोलाइड करेंगे, जो नहीं प्राप्त होगा उन्हें हम संश्लेषित विधि द्वारा बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा छठवां। बताइए, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए बेटा। आगे चला जाए। आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से तंत्र में परिच्छित अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस। याद करिए कोलाइडी विलयन वाला हम आपको करवाए थे पूरा चार्ट, उसी चार्ट को देखकर आप आंसर बता सकते हैं। कह रहे कि परिच्छित अवस्था जो छिपी हुई अवस्था है, परिच्छित का मतलब छिपा हुआ, वो ठोस है, और परिक्षेपण का मतलब जो दिखाई दे वो हमारा ये। तो इनमें से कोलाइडी विलयन का कौन सा भाग होगा, याद करिए। छिपा, ठोस, दिखा, ये तो क्या ठोस एरोसॉल। याद करिए ठोस एरोसॉल, एरोसॉल, इमल्सन, जेल, ये सारी चीजें लिखवाए थे ना, वहीं से आप चार्ट उठा के देख लीजिए। 8वां, मक्खन एक कोलाइडिक रूप होता है जब वसा परिक्षिप्त होती है जल में, जल परिक्षिप्त होता है वसा में, केसिन निलंबित होता है जल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद करिए हम लोग मक्खन निकालते हैं दूध में से, तो क्या कह रहा है, मक्खन एक कोलाइडिक रूप होता है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था जल होती है तथा परिक्षेपण अवस्था ठोस होती है। इस प्रकार ये कोलाइडी तंत्र को हम क्या कहते हैं, तो मक्खन किस में आया था, मक्खन हमारा आया था जेल में। ओके बेटा, तो इसका बेस्ट आंसर होगा क्या, ये केसी निलंबित, मतलब ये जेल का पार्ट है। 9वां, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं। याद करिए अभी कुछ दिन पहले ही परसों नरसों की क्लास में बता रहे थे कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को कहते हैं क्या, याद आया, अरे डायलिसिस, अपोहन, भूल गए, क्या कहते हैं उन्हें, डायलिसिस, अपोहन। कॉपी करिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 1 से 9 किसी का डाउट है तो बताइए बच्चा, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहे ठोस सॉल का कोई उदाहरण बताइए। ये सभी के सभी चीजें जो हम चार्ट बनवाए थे उन सबसे संबंधित है। अगर उस चार्ट को आप आसानी से याद करेंगे तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा एमसीक्यू देखिए बेटे इसी के बेस पे है। क्या करें, ठोस सॉल का उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन आएगा, ठोस सॉल। ठोस सॉल में दो चीजें थी, ठोस परिक्षिप्त था और ठोस परिक्षेपण था, मतलब दोनों ही माध्यम क्या था हमारा, ठोस ठोस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, रूबी कांच। ओके, आगे कह रहा है झाग, जिसे फोम के नाम से भी जानते हैं, यह किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। याद करिए, झाग देखे ना, झाग में दो माध्यम है, एक परिक्षेपण एक परिक्षिप्त। तो जो हम लोग साबुन घोलते हैं, सर्फ घोलते नहीं, झाग निकलता है, तो क्या निकलता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है,
परिक्षेपण माध्यम होता है तुम्हारा द्रव, और उसमें छुपा क्या होता है? गैस। मतलब द्रव में गैस। अब ये तो बता ही देंगे आप, कुरुन पत्थर जिसको प्यूमिस स्टोन के नाम जानते हैं। हिंदी नाम ये कम आता है, ज्यादातर इंग्लिश नाम आता है, और इंग्लिश नाम मेरे बच्चे जानते हैं। प्यूमिस स्टोन जिसको कुरुन पत्थर के नाम से जानते हैं, में परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, स्टोन है, स्टोन है तो पत्थर है, तो परिक्षेपण जो दिखे, पत्थर हमेशा क्या दिखते हैं? ठोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, है ना? इजी, कॉपी करो। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से कह रहा है, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल्व को हम किस नाम से पुकारते हैं? याद करिए, वायु क्या है? परिक्षेपण मतलब वायु, गैस हमें दिखता है और उसमें बना हुआ सॉल्व कहलाता है क्या? तो याद रखिएगा, वे कोलाइडरी तंत्र जिनमें वायु परिक्षेपण माध्यम में हो उसे कहते हैं क्या? इजी, एरोसॉल। जैसे कोहरा, धुंध, धूल, द्रव, बादल, स्प्रे, ये सब किस में आते हैं? एरोसॉल में। एरोसॉल का एग्जाम्पल है ना, कोहरा, धुंध। तो इसमें वायु, वायु का मतलब क्या? गैस परिक्षेपण माध्यम में थी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है? आगे चला जाए 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय शॉल, उत्क्रमणीय शॉल किसे कहते हैं? कि तो क्या हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणीय शॉल कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा कि उत्क्रमणीय सॉल तो किसको? द्रव स्नेही या द्रव विरोधी? तो द्रव स्नेही सॉल को कहा जाता है क्या? उत्क्रमणीय सॉल। ओके, जिसके एग्जाम्पल में आता है जिलेटीन। जिलेटीन हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब तुम्हारे आते हैं क्या? उत्क्रमणीय सॉल में। कॉपी में लिखते चलिएगा। और इसी का बड़ा भाई जल विरोधी कोलाइड। तो देखिए, स्टार्च मिल गया, गोंद मिल गया, जिलेटिन मिल गया, तो कौन नहीं बचा? स्टेनिक ऑक्साइड। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये सब तुम्हारे किसमें हैं? उत्क्रमणीय सॉल में। ओके, क्लियर? यस सर में आंसर दीजिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर है? चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से द्रव विरोधी कोलाइड, अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि द्रव विरोधी कोलाइड में कौन आएगा? याद करिए, तो द्रव विरोधी में कौन? गंधक। ये तुम्हारा होता है द्रव विरोधी, और ये सब होते हैं द्रव स्नेही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंधक। 17, वह विधि जिसके द्वारा द्रव विरोधी सॉल्व रक्षित किए जा सकते, मतलब जिसको बचाया जा सकता है। क्या करके? उबालकर,
या विपरीत आवेश वाले सॉल्व मिलाकर, विद्युत अपघट्य को मिलाकर, या द्रव स्नेही सॉल्व को मिलाकर। तो याद करिए, स्कंदन को रोकने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, द्रव विरोधी में क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही सॉल्व मिलाते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर समझ में आया कि द्रव विरोधी में द्रव स्नेही सॉल्व मिलाकर उसके स्कंदन को रोकते हैं, जिससे क्या हो, क्रियाशीलता कम हो जाए। क्या यह बात क्लियर है मेरे बच्चों को? आगे बढ़े। 17 क्लियर हो गया, 18 चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द्रव विरोधी कोलाइड। अब याद करिए, द्रव विरोधी क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, या गम प्रोटीन कहलाते हैं, या रच्छी कोलाइड होते हैं। अभी कुछ देर पहले हम द्रव विरोधी कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे। तो आपको यह कहा गया कि जो द्रव विरोधी होते हैं वो मुख्यतः रूप से द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होते हैं, और जो द्रव स्नेही होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्नेही सॉल्व का गुण नहीं है। क्या स्कंदन उत्क्रमणीय होती है, श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के बराबर होता है, कणों पर आवेश माध्यम की पीएच पर निर्भर करता है, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या परीक्षित प्रवस्था आसानी से उच्च सांद्रता पर प्राप्त होती है। बताइए इन चारों में से कौन सा वाला ज्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन की फ्रेम को समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कॉल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्नेही सॉल्व का गुण नहीं है। स्कंदन, उत्क्रमणीय, द्रव स्नेही। तो याद रखिएगा ये। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जल स्नेही सॉल्व श्यानता जल की तुलना में अधिक तथा पृष्ठ तनाव की जल की तुलना में कम होता है। द्रव स्नेही सॉल्व श्यानता में अधिक और जल में क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो इसके बराबर होता है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 इजी। क्या कह रहा है 20? दीर्घ आणविक कोलाइड नहीं है। ये सल्फर अणु है, एसिड। कौन? नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक या सल्फर? दीर्घ आणविक कोलाइड मतलब जो ज्यादातर आणविक कणों से मिलकर बने होते हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं है। कौन? सल्फर अणु। ये दीर्घ आणविक कोलाइड के उदाहरण नहीं है। बाकी नायलॉन की बात करें तो नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलीथीन। देखिए प्लास्टिक पॉलीथीन कॉमन हो गया, यहीं से आइडिया आप लगा लेते हैं। जब दो कॉमन हो गए तीसरा अपने आप नहीं होगा। तो सल्फर अणु जिसका फॉर्मूला एसेट होता है वो एग्जाम्पल नहीं। अब ये तो बता ही दो मुझे सोडियम सल्फेट का सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम, थोड़ा सा छोटा है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सॉरी ठीक है। सोडियम लॉरिल सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? अब आप जानेंगे कि जो सोडियम लॉरिल सल्फेट है बेटा, ये सर्फ का फॉर्मूला है जिसे अपमार्जक कहते हैं।
इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डिटर्जेंट। तो हमसे किसका फॉर्मूला पूछा है? डिटर्जेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है। कौन है? कौन है? CH3 CH2 SO4 माइनस आयन, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्वस सॉल धनावेशित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्वस सॉल, एक्वस मतलब जली सॉल, धनावेशित है? तो रक्त है, या मिट्टी है, या धुआं है? धुआं तो जल होगा नहीं, तो ये तो ऑलरेडी कट गया। प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन, रक्त हम लोग की बॉडी में, ये भी कट गया, मिट्टी भी कट गया, तो कौन बचा? प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन। ये क्या है? हमारा एक्वस सॉल कहा जाता है। बताइए, बात समझ में आ रही है? आगे चलें। समझ में आया? हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन सा धनावेशी सॉल बनाता है? देखिए, हमें कह रहा है कि धनावेशी सॉल को बनाना है, पॉजिटिव सॉल्स, AS2S3 FOH3 स्टार्च या रक्त, धनावेशी सॉल। तो याद रखिएगा कि ऐसे कोलाइडी जिनमें परिच्छिद प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है, उन्हें ही धनात्मक कोलाइड के नाम से जाना जाता है। अगर आप तोड़ोगे तो आप क्या पाओगे? यहां पे इसको Fe+3 और OH-3, यही हमारे धनावेशी सॉल में आएंगे। आयरन है ना, Fe कर दो, ये आयरन है भाई, इसको तोड़ो, तो Fe+3 और 3OH-, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। बताइए 23 तक क्लियर? आगे बढ़े। 24, निम्नलिखित में से यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा निर्मित नहीं है? कौन? यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा निर्मित नहीं है। काली स्याही, वार्निश, रंजक या फिनोल्फ्थालीन सफेद सॉल। तो याद रखिएगा कि काली स्याही, वार्निश, रंजक को यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा फिनोल्फ्थालीन में विलायक में साफ नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट होगा क्या आंसर? फिनोल्फ्थालीन सफेद सॉल। ओके, एक लास्ट चले। देखिए 25, एक समीकरण है HgCN2 प्लस H2S। इस X की वैल्यू हम लोग को है बतानी। एक समीकरण है, समीकरण हम लोग लिख लेते हैं, HgCnH2S। ये समीकरण क्रिया किया
तो यहां पे बन गया HCN। क्या था जो नहीं दिखा? HCN हो गया, S और Hg नहीं दिखे, तो ये क्या हो गया? HgS। HgS, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, समीकरण गलत है। हमसे कह रहा है कि HgCN2 में ये क्रियाएं हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित X सॉल का एग्जाम्पल है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है Hg2S, दूसरा है HgS, तीसरा है HgS2, चौथा है HgCN। तो देखिए भाई क्या बना? HgS। इसको कर लीजिए कॉपी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट या परेशानी हो तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।